नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बड़ी खबर में हम बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की जो चंडीगढ़, तोशाम, गुरुग्राम और हांसी से है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें से पहली तस्वीर चंडीगढ़ से है, जहां कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। दूसरी तस्वीर है तोशाम से, जहां कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे को लेकर बयान दिया। कहा कि बड़े नेता के जाने से पार्टी को नुकसान होता है। जबकि तीसरी तस्वीर गुरुग्राम से है, जहां हर घर तिरंगा लहराने की मुहिम को लेकर जिला स्तरीय बीजेपी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला लगाई गई। और चौथी तस्वीर हांसी से है। जी हां, यह बेखौफ करने वाली तस्वीर। अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी है। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे की। कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा जिस तरह से दिया, उसके बाद अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कल कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर के विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। बिश्नोई ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा। कल 4 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थामेंगे। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर विधायक थे और काफी दिनों से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। उनके बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। कुलदीप बिश्नोई ने हाल ही के दिनों में बीजेपी के नेताओं से लगातार अपनी नजदीकियां भी काफी बढ़ाई और कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा था। तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है कुलदीप बिश्नोई ने। बड़ी खबर है ये, अहम खबर। कुलदीप बिश्नोई के आदमपुर विधायक के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा। कल 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो लगातार जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर वो क्या करने वाले हैं, लेकिन तस्वीर जो है वो शुरू से ही बड़ी यहां पर क्लियर सी नजर आ रही थी, यानी साफ सी नजर आ रही थी। और अब जाकर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। जी हां, बीजेपी का दामन है वो थाम चुके हैं। कल पूर्ण रूप से उस दामन को वो थाम लेंगे। 4 तारीख है, बड़ा अहम दिन है कल कुलदीप बिश्नोई के लिए, क्योंकि कल वो दिन है जब वो बीजेपी में पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे। आदमपुर विधायक के पद से भी इस्तीफा दे दिया है कुलदीप बिश्नोई हैं, जिसे लेकर अब कई तरह के बयानबाजियां भी होनी शुरू हो गई है। कांग्रेस से भी लगातार कई बयान सामने आ चुके हैं। कांग्रेस के कई नेता है जो ये कह रहे हैं कि भाई कुलदीप बिश्नोई के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था। जब उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट के लिए वोट किया था उसी वक्त उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, ये कहना है भूपेंद्र हुड्डा का। लगातार सभी के अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि उनके जाने से पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, तो कोई कह रहा है कि उनके जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। तो बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद। प्रवीण जी, जिस तरह से बड़ा अहम दिन कल का कुलदीप बिश्नोई के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उन तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है। बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कई तरह के बयानबाजियां हो रही हैं। भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना है कि बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, बहुत लेट कर दी उन्होंने इस्तीफा देने में। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक भूपेंद्र हुड्डा साहब का बयान है, भूपेंद्र हुड्डा साहब के बारे में तो कुलदीप बिश्नोई जी कई बार कह चुके हैं, सार्वजनिक बयानों में बता चुके हैं कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के नेताओं को दरकिनार करते जा रहे हैं, यूं कहिए कि अपने कांटे निकालते जा रहे हैं। और जिस तरह से हुड्डा साहब कहते हैं कि कुलदीप जी का कांग्रेस छोड़ने का कोई नुकसान नहीं होगा, देखिए राजनीतिक रूप से अगर हम देखते हैं, जो व्यक्ति 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हो, 4 बार विधायक रह चुका हो, जिसकी पत्नी विधायक रह चुकी हो, अगर वो कोई राजनीतिक दल छोड़ता है और पार्टी ये कहे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको कहते हैं स्वयं को गलत फहमी में रखना। कांग्रेस की स्थिति तो वो है कि जैसे कबूतर को देख के बिल्ली आंखें बंद कर लेती है, कांग्रेस भी उसी तरह की स्थिति में है। कुलदीप बिश्नोई जी हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी लेगेसी है, उनके परिवार का बड़ा नाम है। चौधरी भजनलाल 11 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पार्टी छोड़ने से पार्टी को असर पड़ेगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, कांग्रेसी मित्र अगर किसी गलत फहमी में रहना चाहते हैं तो रहे। कुलदीप बिश्नोई जिस तरह से उनको पार्टी के अंदर अपमानित किया गया, राहुल गांधी जी ने उनको समय नहीं दिया मिलने का। राहुल गांधी जी उस दौरान अगर आपको याद होगा पंजाब आके चले गए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी को समय नहीं दिया। तो जब किसी व्यक्ति का किसी राजनीतिक दल में इस तरह से अपमान होगा तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसे दल के अंदर नहीं रह सकता। मुझे लगता है कुलदीप जी ने जो कदम उठाया है स्वाभाविक कदम है।
क्योंकि स्वाभिमान के साथ राजनीति करना और जिस तरह के हालात कांग्रेस में है, कांग्रेस के नेताओं की दाल आपस में जुतियों में बढ़ती है। एक तरफ रणदीप सुरजेवाला कुलदीप जी को बहुत बेहतरीन नेता बता रहे थे, अध्यक्ष के सबसे काबिल अध्यक्ष पद के लिए सबसे काबिल व्यक्ति बता रहे थे, अगर आपको याद होगा। कुमारी शैलजा जी का अगर परसों का आप बयान देखें, किस तरह से उन्होंने जो कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, उनके ऊपर एक तंज कसा कि क्या उदय भान जी ने एक चिंतन शिविर बुलाया, लेकिन जिसके अंदर वो प्रभारी को आमंत्रित नहीं करते और 3 उनके कार्यकारी अध्यक्ष उस चिंतन शिविर में शामिल नहीं होते। शैलजा जी वहां पहुंचती नहीं है, किरण चौधरी जी वहां आती नहीं है, रणदीप सुरजेवाला नहीं आते। तो इससे पता लगता है कि कांग्रेस के हालात बहुत खराब है। 2024 का चुनाव आते थे, मुझे लगता है हरियाणा से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात प्रवीण जी इसमें यह भी है कि लगातार जिस तरह से तस्वीरें कांग्रेस की ओर से सामने आ चुकी हैं, कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, आपके भी हमारे भी, कि लगातार आपसी मतभेद कांग्रेस का खत्म नहीं हो रहा है और शायद यही सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही है। देखिए, आप 2014 के बाद कितने नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, आप उन सबके बयान को अगर देखेंगे, चाहे राव इंद्रजीत जी की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, रमेश कौशिक जी की बात करें, धर्मवीर सिंह की बात करें, किसी को देख लीजिए, हर किसी ने एक ही बात कॉमन जो कही वो ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो नहीं चाहते हरियाणा प्रदेश में कोई दूसरा नेता उनके साथ रहे। बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को अपनी जेब में डाल लिया। इस तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं के आते रहे हैं जो पहले बिल्कुल। प्रवीण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर खालिद जी भी जुड़ गए हैं। खालिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। खालिद जी, क्या कहेंगे कुलदीप बिश्नोई को लेकर? पूरी तरह से जो तस्वीर है वो क्लियर हो चुकी है, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आदमपुर से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस को बड़ा झटका कहेंगे इसे? इस पे हम लगातार 3 दिनों से लगातार बात कर रहे हैं। हाँ। इसको झटका, मैं इसको झटका है ऐसे हम ये झटका शब्द मैं समझता हूँ ठीक नहीं है कि नेताओं का ये जो आना जाना है किसी भी दल से लगा रहता है। बिल्कुल। लेकिन खालिद जी, एक बड़ा नेता, खालिद जी एक बड़ा नेता पार्टी छोड़कर जा रहा है, जिम्मेदारियां बड़ी थी नेता पे, तो क्या इस प्रदेश में चौधरी वीरेंद्र जी बड़े नेता नहीं थे, राव इंद्रजीत जी बड़ा नेता नहीं थे, चौधरी धर्मवीर जी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बड़े नेता थे, बावजूद उसके कांग्रेस ने मजबूत लड़ाई लड़ी के पीछे चुनाव हुआ। और वो तो 500-700 वोटों का अंतर रह गया, न था सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की होती है हरियाणा प्रदेश के अंदर। कुलदीप जी के जाने का मैं समझता हूँ कि हम 3 दिनों से इसमें बात कर रहे हैं कि एक छोटा कार्यकर्ता भी जो नाराज होता है नेता से, तो उसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये नाराजगी उनकी अपने स्वार्थों को लेकर है, अपनी इच्छा को लेकर है। ये कार्यकर्ताओं को लेकर नहीं है कि भैया अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम अच्छा ये नहीं कर रहे, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं कर रहे। उनको अपने खुद के लिए, खुद की जो इच्छाएं हैं वो जग रही थी, उसको लेकर वो जो है ना बेचैन हुए, वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो हमारी उनको शुभकामना है। बाकी उन्होंने जो किया है वो प्रदेश के लोगों के जो आत्मा की आवाज है उसके खिलाफ उन्होंने अपना निर्णय लिया है। इस प्रदेश में हरियाणा प्रदेश के लोग, जो मौजूदा सरकार है भाजपा जेजेपी की सरकार, इस्तीफे के बाद, खालिद जी इस्तीफे के बाद उन्होंने साफ तौर पर अगर देखा जाए तो हुड्डा को चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा कि मैंने चुनौती स्वीकार कर इस्तीफा दे दिया, अब हुड्डा साहब मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़े, ये चुनौती भी उन्होंने दी है। अपने हरियाणा में कहावत सुनी है, वो कहावत है ना कि बाल कटवाने वाला नाई पूछ रहा था हेयर कटर से कि मेरे बाल कितने बड़े, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा समय दीजिए, अभी आपके सामने आ जाएंगे। तो ये सब कहने सुनने की बातें हैं, उनके लिए आसान नहीं है। बिल्कुल। कहावतें तो बहुत सारी है खालिद जी, लेकिन प्रवीण जी से जवाब ले लेते हैं। प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी के भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ेगी और उनका भ्रम दूर करेगी। चलिए खालिद जी, प्रवीण जी का जवाब सुन लेते हैं। देखिए, उन्हें अगर इनको लगता है कि कुलदीप जी ने जो बात कही है, हुड्डा साहब को जो चैलेंज किया है, तो अभी उपचुनाव होगा, हुड्डा साहब उनके सामने चुनाव लड़के देख ले, सामने आ जाएंगे बाल कितने हैं। भाई हुड्डा साहब को कहिए फिर आदमपुर से उपचुनाव लड़ेगा, तो इसके लिए तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है ना। ये तो देखने के लिए चुनाव सामने आ ही रहा है, उससे पता लग जाएगा। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, खालिद जी रुक जाइए। देखिए, दूसरी बात ये नाम गिनवा रहे थे नेताओं के कि देखिए फला नेता भी गया, अरे भाई इनको चुप कराइए, ये ठीक नहीं है, अरे छोड़िए भाई, चुप हो जाओ भाई। देखिए, अब ये कई नेताओं के नाम गिनवा रहे थे कि फला भी गया, फला भी गया, फला। जिस दिन वो नेता गए उसके बाद से कांग्रेस के क्या हालात है ये सारे प्रदेश देख रहा है।
कांग्रेस के जो हालात उसके बाद हुए हैं वो हमारे सामने है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये कहते हैं कि कुलदीप की महत्वाकांक्षा थी। देखिए, जो व्यक्ति राजनीति करता है, हर राजनीति करने वाले व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। हर राजनीति करने वाला व्यक्ति, छोटा कार्यकर्ता भी क्यों ना हो, वो भी ये इच्छा रखता है कि कभी वो भी बड़े पद पे पहुंचेगा। इसी महत्वाकांक्षा को दिमाग में रख के लोग राजनीति करते हैं। अगर कुलदीप ऐसी कोई महत्वाकांक्षा रखते थे तो इसमें बुरा क्या है? देखना यह है कि आप एक अपनी ही पार्टी के अंदर जो विधायक है, आप उनको इतना अपमानित करते हो कि वो अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं। तो ये विषय कांग्रेस के आत्म मंथन का है। कांग्रेस को आत्म मंथन करना चाहिए कि क्या ऐसी क्या वजह है कि लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस को इस बात का आत्म मंथन करना चाहिए कि कोई भी नेता कांग्रेस में रह के राजनीति क्यों नहीं करना चाहता। बजाय ये आत्म मंथन करने के अगर प्रवक्ता उजलूल तर्क देंगे तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं। खालिद जी, देखिए, मंथन वाली बात है, इसको भाजपा के लोगों को एक 6-7 साल के 7 साल के 8 साल के शासन में इतना भ्रम हो गया, उनको लगता है कि दुनिया उनके हिसाब से चल रही है। और जिस तरह से वो अपने जो सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग करके लोगों को डरा कर, इमोशनल ब्लैकमेल कर लोगों में खौफ पैदा करके पार्टी को रन कर रहे हैं, पार्टी को चला रहे हैं, वो जन नीतियों के सहारे सरकार उनकी नहीं चलती है। और वो इतने उत्साहित हैं, उसके फिर भी इतने उत्साहित है कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से उनकी सरकार इस देश और प्रदेश के अंदर रही है। तो उनको बता देना चाहते हैं कि जो प्रथा भाजपा ने शुरू की है, जो प्रथा इस देश और प्रदेश में भाजपा ने शुरू की है सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग करने की, उस प्रथा का पूरी भाजपा और भाजपा के लोग खामियाजा भुगतेंगे। आप ये जो कर रहे हैं इसका सिला आपको जरूर कोई न कोई इस प्रदेश के और देश के लोग देंगे। लोग समझ रहे हैं कि आप किस तरह से सरकारी संस्थाओं का, सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग लोगों को, राजनीतिक लोगों को। खालिद जी, एक सवाल का जवाब तो दीजिए। कांग्रेस के अंदर लगातार जिस तरह से आपसी मतभेद की खबरें आ रही हैं, वो कब खत्म होंगी? खालिद जी, लगातार अगर देखें तो आपसी मतभेद ही नहीं खत्म हो रहा कांग्रेस के अंदर। पार्टी मजबूत करिए। देखिए, कुलदीप जी ने आपसे आज जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उन्होंने अपनी सदस्यता का उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा था कि परिवार में मनमुटाव रहता है। हाँ। कम से कम उन्होंने ये तो सच बोला। देखिए, किसी भी परिवार में मनमुटाव होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके जो वैचारिक मुद्दे हैं, वैचारिक सिद्धांत हैं, उनसे वो समझौता कर लें। जो इस प्रदेश और देश के लोगों की लड़ाई है, खास तौर पर प्रदेश के लोगों की जो जनहितैषी जो लड़ाई है, उसको कांग्रेस, आपको लगते हो लाख मतभेद है, लेकिन जब लड़ाई का वक्त है तो हम एक मंच पे आकर लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और ये अब ये आने वाले समय में उसका वो परिणाम भी दिखेंगे। अगर खालिद जी इस लड़ाई में लड़ाई लड़ते हुए खालिद जी, अगर एक एक जो आपका एम्पायर है वही चला जाएगा, अगर एक एक शख्स ही पार्टी छोड़ कर चला जाएगा तो पार्टी कमजोर होगी ना। बड़े बड़े नेता अगर पार्टी छोड़ देंगे तो लड़ेंगे कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कभी मेरे परिवार में मेरे दादाजी कभी नेता हुआ करते थे, फिर मेरे पिताजी नेता हुआ करते थे, अभी मैं हूँ। तो कोई परिवार किसी के भरोसे नहीं रहा है। परिवार यूं ही चलता रहेगा। अगर लोग आगे चलते रहेंगे लेकिन परिवार एज इट इज रहेंगे। तो राजनीतिक जो कांग्रेस पार्टी का जो वैचारिक सिद्धांत है वो ऐसे कैसे बना रहेगा। लोग इधर से प्रवीण जी, छोटा सा जवाब चाहूंगी आपसे इसमें। राजनीति कर रहे हो रहेंगे। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक कांग्रेस का विचार की बात है, पहले तो मैं यही नहीं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का विचार है क्या। कांग्रेस का विचार राज और अहिंसा, वो मैंने आपको रात्रि बताया था। आप फिर सुन लीजिए, कोई भी कांग्रेस का वैचारिक सिद्धांत है स्वराज और अहिंसा। आपको कुछ कहेंगे। पहले तो ये विचार था, जो ये बार बार कह रहे भारतीय जनता पार्टी नई प्रथा शुरू कर दी है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि पहले की प्रथा ये थी कि भले ही जब जितना मर्जी भ्रष्टाचार कर ले, लेकिन एक दूसरे पे उंगली नहीं उठाएंगे। पहले की प्रथा ये थी। अब प्रथा ये है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। हाँ, चलिए, बार बार ईडी सीबीआई का जिक्र करते हैं। बहरहाल जो भी है, कल तो बीजेपी का दामन थाम ही ले रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। अब तक जो तस्वीर लगातार हम दिखा रहे थे वो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद जी आपका, प्रवीण जी आपका भी बेहद शुक्रिया।
पूरी खबर पर अपने विचार रखने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, आदमपुर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी में कल शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यही है, लगातार बागी नेता उन्हें कहा जा रहा है, लेकिन बागी नेता ने यहां पर अपने तेवर दिखाते हुए साफ तौर पर यह तो जाहिर कर दिया कि बीजेपी का दामन थामने की जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों को यहां पर विराम लगा दिया, बीजेपी का दामन थाम लिया और कल पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक किरण चौधरी ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर कहा कि जब भी कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है तो उससे पार्टी को नुकसान जरूर होता है। उन्होंने कहा कि लोगों ने जनसंपर्क अभियान के दौरान बड़े स्तर पर बिजली, पानी और सड़कों की समस्या उनके सामने रखी है। लोग इन समस्याओं से काफी परेशान हैं, इन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। तो जनसंपर्क अभियान में अपनी बात कहती हुई भी नजर आई। जब पूछा गया तो साफ तौर पर कहा कि जब कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है तो नुकसान जरूर होता है। गांव की समस्याएं सुन रही हूँ, मैं हर साल जैसे दौरे करती हूँ। अभी विधानसभा सत्र है, क्या क्या समस्याएं उठानी है तो गांव वालों से ही सीधा पूछते हैं। तो जो समस्याएं हैं वो विधानसभा में उठाऊंगी। अब मैंने बहुत सारे नोटिस दिए हैं, 10-15 तो जो है कॉलिंग अटेंशन के ही नोटिस दिए हैं, जो है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के नोटिस दिए हैं। अब कितने लगाते हैं वो देखने की बात है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो गुरुग्राम में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा लहराने की जो मुहिम है, इसे लेकर जिला स्तरीय बीजेपी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला लगाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। इस शक्ति केंद्र प्रशिक्षण कार्यशाला में सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने उन्हें पार्टी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ अमृत महोत्सव के तहत बूथ स्तर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहां पर जरूरी गुण भी सिखाए। हरियाणा के हर जिले की ऐसी हमारी कार्यशालाएं होनी हैं। कल 3 हो गई थी, आज 3 हैं, गुड़गांव, रेवाड़ी और झज्जर। पूरे हरियाणा में ऐसे 4000 के आसपास शक्ति केंद्र प्रमुख नियुक्त हुए हैं और इन सब का ये ओरिएंटेशन है। 5 सेशन सब में चल रहे हैं। आने वाले जो चुनाव हैं पंचायती राज के, उनकी तैयारी के लिए कुछ जगह नगर निगमों के चुनाव भी होने हैं। इसके साथ साथ विभाजन हुआ देश का, पुराना रखा हुआ था, इसमें एक खास महक है। वो मैं झेल नहीं पाता हूँ, इसलिए मैंने इसको तो हमारे साथ इस पूरी खबर पर संवाददाता संजय फोनलाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। संजय, बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यशाला है ये, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी इसमें शिरकत की है, बेहद अहम माना जा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पर? हाँ जी, देखिए बिल्कुल, ये जो प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है बीजेपी का, ये कार्यकर्ताओं के लिए है, रखा गया था। इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्यकर्ता जोड़ सकते हैं उसके बारे में बताया गया है प्रशिक्षण शिविर में। इसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी शिरकत की थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये गुर दिए हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में जाएं और उनको अपनी संगठन के साथ जोड़े। संगठन मजबूत होगा तो पार्टी अपने आप मजबूत हो जाएगी। जी, साथ ही साथ अगर यहाँ पर बात करें तो लगभग कितने लोगों को जोड़ने की अब तक जो कवायद है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है? संजय, क्या कुछ अपडेट है इस पर, कितने लोग जुड़ चुके हैं अब तक? देखिए, इनका ये साफ कहना था कि अभी तक 3 से 4 हजार कार्यकर्ता के रूप में लोग जुड़े हैं और तकरीबन 10,000 लोगों को साथ में जोड़ने का ये लक्ष्य रखा गया है कि 10,000 लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। जो विधानसभा चुनाव है उस तक आते आते कम से कम 10,000 लोगों को अपने साथ जोड़ दिया जाएगा। तो इसी सब को लेकर के ये कार्यशाला चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय आपका। तो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की है, कई और गणमान्य लोग भी इस मौके पर यहां मौजूद रहे।
तो अब खबर हांसी से है। हांसी में बदमाशों ने शहर के डडल पार्क के पास रहने वाले एक युवक विकास के घर में घुसकर पत्नी और उसके बच्चों के सामने लाठी, डंडे और तेजधार हथियारों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसमें करीब 2.5 मिनट तक बदमाश लाठी और डंडों से विकास को पीटते हुए नजर आए। डडल पार्क के पास रहने वाला 28 साल का युवक विकास 21 जुलाई को जमानत पर जेल से बाहर आया था। पुलिस के अनुसार मृतक विकास पर 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस इस हत्या को आपसी गैंगवार से जोड़कर देख रही है। पुलिस ने मृतक विकास की पत्नी के बयान पर 7 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया। तस्वीरें जरा आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। आरोपियों की तलाश फिलहाल शुरू कर दी है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि किस तरह से यह आरोपी इस शख्स को यहां पर पीट रहे हैं। न सिर्फ पीट रहे हैं, बल्कि इतनी बेरहमी से इसकी पिटाई की गई कि इसे मौत के घाट उतार दिया गया। बताते चले कि विकास अभी कुछ ही वक्त पहले जमानत पर बाहर आया था। यहां उसको खींच कर लाया गया। उसकी लगभग 2.5 मिनट तक जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई। देखिए, तस्वीरें देखिए जरा। जमीन पर वो गिर गया, जिसके बाद उसे पीटते रहे इसी तरह से, इतनी बुरी तरह मारा कि उसे मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़े हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं ये। पत्नी और बच्चों के सामने पीट पीट कर मौत के घाट विकास को उतार दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपियों की तलाश पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई है। हांसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस तरह से खींच कर लाए, सड़क पर गिराया और बड़ी जबरदस्त तरीके से लाठी, डंडों से, तेजधार हथियारों से उसकी पिटाई की गई। इतना मारा कि मौत के घाट उतार दिया। देखिए जरा। तो ये तस्वीर बड़ी दर्द। ये 3 तारीख रात सुबह 2-2:30 बजे की बात है। विकास सन ऑफ जयवीर, उसकी मर्डर हो गया। उसका चौकी इंचार्ज किला बाजार ने मेरे को सूचना दी। हम मौके पे आए। मौके पे आके सीसीटीवी फुटेज ली और जो इसका मर्डर हुआ है विकास, उसकी वाइफ के बयान पे 302 FIR दर्ज कर दी है। तो एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर अलवर इकाई द्वारा कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार को 1,40,000 रुपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की अलवर इकाई में पीड़ित के द्वारा शिकायत दी गई थी कि पुलिस थाना बानसूर में दर्ज मामले में उसे गिरफ्तार नहीं करने और मामला रफा दफा करने की एवज में हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार द्वारा थानाधिकारी रविंद्र सिंह काव्य के लिए 1,50,000 रुपए रिश्वत मांगी गई थी और उसे लगातार परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक के सुपरविजन में एसीबी अलवर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में शिकायत की और जांच लगातार जारी। एसीबी टीम ने रिश्वत मांग रहे पुलिसकर्मी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादिया मुकेश देवी जो हरसोली की रहने वाली है, उसने कल दिनांक 1 अगस्त को हमें शिकायत दी कि मेरे पति को अवैध हिरासत में बानसूर थाने के अंदर SHO और उसके ही अधीनस्थ हेड कांस्टेबल ने दिनांक 16 जुलाई से अवैध रूप से बैठा रखा है और उसको छोड़ने की एवज में 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। ये शिकायत प्राप्त होने पर हमने शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन में शिकायत सही पाई गई और सत्यापन में जो रिश्वत राशि की जो डिमांड सुरेश कुमार हेड कांस्टेबल के द्वारा की गई थी SHO के लिए, वो 1.5 लाख रुपए की डिमांड फाइनल की। तो वहीं जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने कोटपुतली के थाना सरुण का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने CLG सदस्यों, सुरक्षा सखियों और पुलिस मित्रों की मीटिंग ली। SP अग्रवाल ने यातायात नियमों की पालना करने और मोटरसाइकिल पर चलने वाले सभी लोगों से हेलमेट लगाकर चलने की अपील की, जिससे होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इसके बाद SP ने पुलिस थाने का निरीक्षण करते हुए पुलिस स्टाफ की मीटिंग ली और निर्देश दिए कि पुलिस का यहां पर परिवार वादियों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए और तुरंत न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आमजन का पुलिस पर विश्वास बना रहे और अपराधियों में डर पैदा हो।
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए हर खबर के साथ।